प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेमीकंडक्टर्स। और पिछले वीडियो में हमने ट्रांजिस्टर के बारे में जाना था कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांजिस्टर के बारे में हमने पहले बता ही दिया था। अब जाइए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। जैसे किसी व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें जाननी हो, उसकी नेचर क्या है, क्वालिफिकेशन, बिल्कुल ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स भी यही है कि अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चल जाए ट्रांजिस्टर की, तो हम ट्रांजिस्टर को कहाँ और कैसे यूज कर सकते हैं, किस काम में इसे लिया जा सकता है, उसके बारे में पता चल सकता है। लेकिन यहाँ क्योंकि हॉबीज वगैरह जानने की बात नहीं है, यहाँ एक डिवाइस है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि इसके अक्रॉस हम वोल्टेज लगाएंगे और धीरे धीरे उस वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे और करंट नोट करते चले जाएंगे। फिर V और I के बीच में, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ग्राफ खींच लेंगे। इसी ग्राफ को कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। इस ग्राफ के बारे में जब इसकी स्टडी हो जाएगी, तब इसको ट्रांजिस्टर को कहाँ यूज करना है ये भी हमें पता चल जाएगा। यानी कि अब हमें पता चल गया कि ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। यानी इट इज द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द ट्रांजिस्टर। अभी देखना जरा, अगर आज आप इस पूरे लेक्चर को देख लेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, जो हम याद रखते हैं, उनको मैं ज़रूर बताऊंगा यहाँ पर। अक्रॉस द ट्रांजिस्टर एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। फ्लोइंग थ्रू इट। अब ये बात हो गई, यानी कि ये एक जर्नल सी बात हुई है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वो ट्रांजिस्टर हो, चाहे डायोड हो, या ट्रांजिस्टर की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन क्यों ना हो, जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसका मतलब ये V और I के बीच में ग्राफ है। और ट्रांजिस्टर की हम सभी जानते हैं कि 3 कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं: कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। तो हम तीनों ही कॉन्फ़िगरेशंस की अलग अलग जो है कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये देखिए, यानी कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ट्रांजिस्टर लिया हमने, ये एमीटर है और ये कलेक्टर है और ये बेस है। ये ट्रांजिस्टर जो है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर भी हो सकता है और एनपीएन ट्रांजिस्टर भी हो सकता है। और हमने जो ये ट्रांजिस्टर लिया है ये हमारा है पीएनपी, पी और ये एन है और ये पी है, यानी कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अभी मैंने बताया था कि जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ग्राफ होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस, हमने जैसा कि बैटरी में या कोई भी सोर्स ऑफ वोल्टेज है, उसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, तो वोल्टेज लगाएंगे और करंट नोट करेंगे। लेकिन यहाँ टर्मिनल 3 दिखाई दे रहे हैं, एक एमीटर है, एक कलेक्टर है और एक बेस है, जबकि हम वोल्टेज 2 ही टर्मिनल के अक्रॉस लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रांजिस्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी हमें 2 टाइप में यूज करनी पड़ेंगी। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम अलग स्टडी करेंगे और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम अलग स्टडी करेंगे। तीनों ही कॉन्फ़िगरेशन में, चाहे वो कॉमन बेस हो, कॉमन एमीटर या फिर कॉमन कलेक्टर क्यों ना हो। चलिए देख लेते हैं। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में जब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे, ये देखिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कह दीजिए, या फिर ये देखिए इनपुट में क्या है, एमीटर है, तो इसे हम एमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं।
एमीटर करैक्टरिस्टिक्स भी कैसे सीखें। तो प्यारे बच्चों ये देखिए, अब एक बात यहां क्लियर हो गई कि भाई हमें इनपुट करैक्टरिस्टिक की जब हम बात करेंगे, कोई भी डिवाइस क्यों ना हो, तो फिर इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में ही ग्राफ खींचना है। लेकिन यहां पर एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो आउटपुट है ये भी अलग नहीं है, ये कलेक्टर और बेस ये भी इसके साथ ही अटैच है। इसका मतलब हम ये देखना चाहेंगे कि भाई जैसे जैसे हम इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करें या फिर एमिटर बेस वोल्टेज को इंक्रीज करें, तो एमिटर करंट कैसे इंक्रीज होता है, कैसे चेंज होता है, घटता है कि बढ़ता है, वो चीज़ स्टडी करना चाहते हैं। लेकिन हम आउटपुट का दखल भी नहीं देखना चाहते हैं। इसका मतलब जो वोल्टेज हम आउटपुट में लगाएंगे वो आउटपुट वोल्टेज लगा करके उसे हम कॉन्स्टेंट रख लेंगे। यानी कि अब हमारे कुछ समझ में आ रहा है कि जो इनपुट या एमिटर करैक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो ये क्या लिखेंगे, इट इज द ग्राफ बिटवीन द एमिटर बेस वोल्टेज एंड एमिटर करंट एट कांस्टेंट कलेक्टर बेस वोल्टेज। यहाँ ये बात भी नोट करने की है कि जब भी हम इनपुट करैक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे, चाहे कोई भी डिवाइस हो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो। ठीक है, तो अब बताइए इनपुट करैक्टरिस्टिक्स क्या हो गई। ये देखिए, इट इज द ग्राफ, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, बिटवीन एमिटर बेस वोल्टेज, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, एमिटर बेस वोल्टेज एंड एमिटर करंट। ये देखिए एट कांस्टेंट, ये देखिए एट कांस्टेंट कौन सी आउटपुट वोल्टेज, कलेक्टर बेस वोल्टेज कह दीजिए इसे, या फिर कलेक्टर वोल्टेज। ये हमारी इनपुट करैक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे। और जब हम आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स, देखिए यही चीज मैं दूसरी यहां पर लिख देता हूं और आप समझ भी गए होंगे मैं क्या लिखूंगा। ये है हमारी आउटपुट और कलेक्टर। आउटपुट में क्या है, कलेक्टर है, तो हम इसे कलेक्टर करैक्टरिस्टिक्स भी कहेंगे, कलेक्टर करैक्टरिस्टिक्स। तो प्यारे बच्चों आप देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज द ग्राफ बिटवीन द कलेक्टर बेस वोल्टेज या फिर आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट। लेकिन फिर यहां इनपुट का भी तो इफेक्ट होगा आउटपुट में, इसलिए हम इनपुट को कांस्टेंट रखेंगे। यहां एक बात नोट करने की है कि जब हम आउटपुट करैक्टरिस्टिक स्टडी करें तो इनपुट करंट को कांस्टेंट रखेंगे, जबकि जब हम इनपुट करैक्टरिस्टिक्स स्टडी कर रहे थे तो आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रख रहे थे। तो चलिए अब बता सकते हैं आप मुझे, इस केस में जब ये कॉमन बेस ट्रांजिस्टर सर्किट है, इस केस में किस किस के बीच में ग्राफ खींचेंगे जब हम आउटपुट या फिर करैक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे। यानी आप समझ रहे हैं कि इट इज द ग्राफ, इट इज दी ग्राफ। ग्राफ तो होता ही है, कोई भी करैक्टरिस्टिक्स हो वो V और I के बीच में ही ग्राफ होता है। तो यहां पर भी मैं वही लिख रहा हूं, इट इज दी ग्राफ बिटवीन कलेक्टर बेस वोल्टेज कह दीजिए या फिर आउटपुट वोल्टेज कह दीजिए, बिटवीन कलेक्टर बेस वोल्टेज। इसको हम कैसे लिख लेते हैं, कलेक्टर बेस वोल्टेज एंड कलेक्टर करंट एट कांस्टेंट एमीटर वोल्टेज। क्योंकि इस बार हम एमीटर करंट को यहां कांस्टेंट रखेंगे। मैंने बताया ना आपको कि जब हम आउटपुट करैक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे तो इनपुट करंट को कांस्टेंट रखेंगे, और जब हम इनपुट करैक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे। ये बात आपने हर कॉन्फ़िगरेशन में, हर करैक्टरिस्टिक्स, जब भी ट्रांजिस्टर की करैक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करें तो आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए ये देख लिए। अब हम ड्रा करना चाहेंगे दोनों ही, इनपुट करैक्टरिस्टिक्स भी और आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स भी। ये मैं फिर कह रहा हूं कि आप इस पॉइंट को ध्यान रखना कि रटना नहीं है। अगर हम रटते हैं तो फिर बहुत अच्छी स्कोरिंग नहीं कर सकते। ड्रा ऑफ इनपुट करैक्टरिस्टिक्स। अब इसके लिए पहले हम सर्किट डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि हमें सर्किट डायग्राम बनाना कैसे है।
किन किन बातों का हम यहाँ पर ध्यान रखने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्योंकि हमें एमीटर करंट चाहिएगा, इसलिए हम यहाँ पर एक एमीटर लगा देते हैं। ये देखिए, दिस इज द एमीटर और दिस गिव्स द एमीटर करंट। मेरे साथ साथ सर्किट डायग्राम बनाते रहिएगा। और क्योंकि वोल्टेज को हमें इंक्रीज करना है, चेंज करना है, इसलिए हम यहाँ पर एक रिहोस्टेट लगा देते हैं। ये देखिए, आप भी मेरे साथ साथ रिहोस्टेट मतलब जो सर्किट डायग्राम मैं बना रहा हूँ वो बनाते रहिएगा। और फिर देखिए आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, आपका आर्टिकल बिल्कुल तैयार हो जाएगा, चाहे किसी भी रूप में आप में पूछे। अच्छा, एक बात और, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर को ट्रांजिस्टर कहते क्यों हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर का मतलब होता है इसमें ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि इनपुट में हम रेजिस्टेंस कम रखते हैं और आउटपुट में हम हमेशा रेजिस्टेंस ज़्यादा रखते हैं। इनपुट में रेजिस्टेंस कम कैसे रखेंगे, इसका सीधा मतलब होता है कि हम देखिए इनपुट जंक्शन जो है उसे हम हमेशा फॉरवर्ड बायस रखेंगे। मतलब आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन सा ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, लेकिन ये एनपीएन हो तब भी हमें कोई परेशानी नहीं होगी अगर हम नियम जानते हैं कि जब भी हम ट्रांजिस्टर का सर्किट बनाएंगे, चाहे वो एम्पलीफायर के रूप में हम आगे चल के यूज़ करेंगे तब देखना, चाहे हम ऑसिलेटर के रूप में या कोई और कॉन्फ़िगरेशन और कोई सर्किट डायग्राम बनाएं, लेकिन इनपुट जंक्शन को हम हमेशा फॉरवर्ड बायस रखेंगे और आउटपुट जंक्शन को, क्योंकि उधर रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए उसे हम हमेशा रिवर्स बायस रखेंगे। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो चलिए, ये क्या है, ये P है और P टाइप को जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो किससे जोड़ें, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। बिल्कुल सही। ये देखिए सर्किट मेरे साथ साथ आप डायग्राम बनाते रहिएगा और फिर देखना आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे और कोई गलती नहीं करके आएंगे आप पेपर में। ये देखिए यहाँ पर हम एक की भी लगा सकते हैं इसको ऑन करने के लिए। ये देखिए, अब ये तो हो गया एमीटर करंट, लेकिन हमें तो एमीटर बेस वोल्टेज भी चाहिए, इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। दिस इज द वोल्ट मीटर एंड इट गिव्स द एमीटर बेस वोल्टेज। ये देखिए, ये तो हो जाएगी इनपुट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं आउटपुट के लिए। ठीक ऐसे ही, क्योंकि हमें आउटपुट में भी कलेक्टर बेस वोल्टेज के और कलेक्टर करंट के बीच में ग्राफ खींचना है, इसलिए हम यहाँ पर एक एमीटर लगाते हैं जो हमें कलेक्टर करंट देगा। ये देखिए आईसी, तो हमें आउटपुट वोल्टेज को चेंज करना होगा और उसके लिए चाहिए हमें रिहोस्टेट। मेरे साथ साथ काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं डायग्राम बना रहे हैं तो उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने बताया था कि ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट जंक्शन है उसे हमें रिवर्स बायस रखना है। चलिए इसको रिवर्स बायस कर लेते हैं। और रिवर्स बायस कैसे करते हैं, ये देखिए ये पी टाइप है तो इसको हम बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देते हैं, यानी कि माइनस। ये माइनस टर्मिनल है और ये देखिए फिर भाग के ये देखिए इस तरीके से आप बैटरी में ये जोड़ते चले जाएंगे। और ये देखिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। टर्मिनल्स का मैंने पहले बताया था, इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखेंगे और आउटपुट जंक्शन को रिवर्स बायस। ये तो हमें कलेक्टर करंट देगा, लेकिन हमें कलेक्टर बेस वोल्टेज के लिए एक वोल्ट मीटर भी लगाना होगा। ये देखिए ये वोल्ट मीटर है जो कलेक्टर बेस वोल्टेज देगा। ये देखिए यहाँ पर भी की लगा देते हैं और ये देखिए इसे कहते हैं हम कलेक्टर सोर्स वोल्टेज। और ये इधर देख रहे हैं ये है एमीटर वोल्टेज। अब यहां पर अब सर्किट डायग्राम आपका बन चुका है। देखिए अब हम क्या ड्रा करने जा रहे हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। और हमने बताया था कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एमीटर बेस वोल्टेज और एमीटर करंट के बीच में ग्राफ है एट कांस्टेंट कलेक्टर बेस वोल्टेज। तो प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले तो आपने सर्किट डायग्राम बनाया, यानी कि सबसे पहला पॉइंट आपका यही होगा कि मेक दी सर्किट डायग्राम एज शोन। फिर क्या लिखेंगे, ये देखिए पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि मेक दी सर्किट डायग्राम एज शोन। और फिर सेकंड पॉइंट पे आप क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे अप्लाई सर्टेन कलेक्टर बेस वोल्टेज
एंड कीप इट कांस्टेंट फॉर 1 ग्राफ, मतलब कुछ वोल्टेज इस पे लगा दीजिए और फिर उसे कांस्टेंट रखिए, क्योंकि फिर हम नहीं चाहते कि इसका इंटरफेरेंस हमारी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पर पड़े, हम तो इनपुट को अलग से देखना चाहते हैं। यानी कि सेकंड पॉइंट हमारा क्या बना, अप्लाई सर्टेन कलेक्टर वोल्टेज, या यूं कहिए कि कलेक्टर बेस वोल्टेज, कलेक्टर वोल्टेज भी कह सकते हैं, कलेक्टर वोल्टेज से कितनी भी आप कह सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि यहां पर ये नेगेटिव है तो मान लो आपने इसमें कितना लगाया, VC स्टार्टिंग में कितना लगाया, मान लो आपने -1 वोल्ट लगाई, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल है तो जो भी वोल्टेज लगा रहे हैं वो नेगेटिव में है, -1 एंड कीप इट, मेरे ध्यान, कीप इट कांस्टेंट फॉर 1 ग्राफ। ये प्रोसीजर आपने उसमें लिखना है, एग्जाम में पूछें या प्रैक्टिकल करें तो इस तरह से। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, कोई वोल्टेज लगाई और उसे कांस्टेंट रख ली। अब धीरे धीरे ये देखिए, गो ऑन इंक्रीजिंग या इंक्रीज द एमीटर बेस वोल्टेज इन स्टेप्स, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाइए एंड नोट डाउन द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द एमीटर करंट। यही पॉइंट आप क्या करेंगे, उसको कांस्टेंट रखते हुए, यानी कि इंक्रीज द एमीटर बेस वोल्टेज इन स्टेप्स एंड नोट डाउन द एमीटर करंट, कोरस्पॉन्डिंग एमीटर करंट। जैसे आपने मान लो जो भी वोल्टेज लगाई 1 वोल्ट, तो उस पर एमीटर करंट कितना है, 2 वोल्ट पर एमीटर करंट कितना है, 3 वोल्ट पर कितना है, एक टेबल बन जाएगी हमारे पास, 4-5 रीडिंग्स ऐसी आ जाएंगी। नोट डाउन दी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एमीटर करंट। और जब एक बार हमारे पास ये एक टेबल तैयार हो जाए तो हम एक ग्राफ खींच लेंगे। नाउ प्लॉट ए ग्राफ, थर्ड पॉइंट में हम यही लिखेंगे, थर्ड पॉइंट बन चुका है, फोर्थ पॉइंट में हम लिखेंगे नाउ प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द एमीटर बेस वोल्टेज एंड एमीटर करंट। यानी कि नेक्स्ट यही बात लिखेंगे। एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स आप स्टडी कर गए, समझ जाओगे, तो फिर आपको आगे गलतियां नहीं होंगी। प्लॉट दी ग्राफ बिटवीन एमीटर बेस वोल्टेज एंड एमीटर करंट एट कांस्टेंट कलेक्टर बेस वोल्टेज। एक ग्राफ आप प्लॉट कर लेंगे। देखिए, इस टाइप से मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस टाइप से आप एक ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। इधर हम क्या ले रहे हैं, एमीटर बेस वोल्टेज, और इधर हम ले रहे हैं एमीटर करंट। और जो ग्राफ खींचेंगे, धीरे धीरे इसको हम इंक्रीज करते गए और एमीटर करंट को नोट करते चले गए, तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमने जो कलेक्टर वोल्टेज ली है वो -1 वोल्ट या कोई भी वोल्टेज जो आपने अप्लाई की थी शुरू में, और उसको फिर हमने कांस्टेंट रखा था। अब हम क्या करेंगे, एक ग्राफ के लिए तो इसको हमने कांस्टेंट, हम चाहते हैं कुछ और ग्राफ खींचे। हम ये भी देखना चाहते हैं कि इस कलेक्टर बेस वोल्टेज या कलेक्टर वोल्टेज का हमारी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम देखिए क्या करेंगे, नाउ इसको -1 वोल्ट की बजाय इस पर -2 वोल्ट कर दो, यानी 2 वोल्ट कर दो, और फिर इसे कांस्टेंट रखो, और फिर धीरे धीरे एक ग्राफ और खींच लो। और अगला ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप का आ जाएगा। ये देखिए, ये हो जाएगा VC = -2 वोल्ट के ऊपर, ऐसा ग्राफ हो जाएगा। -3 वोल्ट पे देखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, VC = -3 वोल्ट। मेरा मतलब ये है कि प्लॉट ए नंबर ऑफ सच ग्राफ्स बाय चेंजिंग दी कलेक्टर वोल्टेज या कलेक्टर बेस वोल्टेज। द नेचर ऑफ द ग्राफ्स इज एज शोन। इस टाइप का ग्राफ आएगा। यह आपके प्रैक्टिकल्स में भी है,
आप अपनी अपनी लैब्स में ट्रांजिस्टर करैक्टरिस्टिक्स स्टडी कर सकते हैं। तो ये ग्राफ आ जाएगा आपके पास। जैसे ही ग्राफ आप क्या लिखेंगे कि द नेचर ऑफ द ग्राफ इज एज शोन, और जैसे ही ये ग्राफ प्लॉट हो जाए तो इस ग्राफ के बारे में भी 2-3 बातें जो हैं बता दीजिए कि कैसा ग्राफ आ रहा है, क्या है इसके बारे में, तो हम लिखेंगे। पहले हम एक ग्राफ की बात कर लेते हैं। ये देखिए कि फॉर गिवन कलेक्टर वोल्टेज फिक्स किया हुआ है, एज दी एमिटर बेस वोल्टेज इंक्रीजेज, जैसे जैसे एमिटर बेस वोल्टेज को हम इंक्रीज करते हैं, एमिटर करंट आल्सो इंक्रीजेज बट नॉन लीनियरली। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, ये कर्व टाइप का आता है। इसलिए पहला ही पॉइंट आप क्या लिख रहे हैं, किसी एक ग्राफ के बारे में 3 बातें आप यहां लिख दें। पहला पॉइंट क्या लिख रहे हैं, एट ए गिवन कलेक्टर वोल्टेज द एमिटर करंट increases with increasing एमिटर बेस वोल्टेज। ये चाहे ऐसे लिख दो, एमिटर बेस वोल्टेज बट नॉन लीनियरली। कैसा ग्राफ आता है, नॉन लीनियरली, ऐसे पॉइंट। और क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि हम वोल्टेज कम लगा रहे हैं, करंट ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो हमारा इनपुट जंक्शन है ये कैसा है, इसका जंक्शन रेजिस्टेंस लो है। दिस शोज द रीजन ऑफ लो जंक्शन रेजिस्टेंस, इट शोज द लो जंक्शन रेजिस्टेंस, पहला पॉइंट क्लियर हो। चलिए एक ग्राफ की तो हमारी बात हो गई है। अब देखिए जो पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूं यहां पर, अगर हम इनपुट जो मैंने कहा कि जंक्शन रेजिस्टेंस लो है, तो ये कितना होता है, इसको स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि किन्हीं एक ग्राफ के ऊपर कोई 2 पॉइंट ले लीजिए और उनके लिए आप दोनों तरफ, दोनों जो एक्सिस हैं हमारे, उनके ऊपर आप ऐसे पॉइंट्स लाइन ड्रा कर लीजिए। और ये देखिए यहाँ पर कि जब मैंने इतनी वोल्टेज चेंज की, यानी कि दिस इज दी एमिटर बेस वोल्टेज, इतनी एमिटर बेस वोल्टेज चेंज करने पर हमारा करंट कितना चेंज हुआ, इतना चेंज हुआ। इससे क्या होगा कि हमारे पास इनपुट जंक्शन रेजिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V/I होता है ना। तो हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम यही लिखेंगे। ये तो हमने कह दिया कि इनपुट जंक्शन रेजिस्टेंस लो होता है, लेकिन कितना होता है वही लिखेंगे। ये देखिए द इनपुट जंक्शन रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, कौन कौन सा, स्मॉल चेंज इन एमिटर बेस वोल्टेज एंड स्मॉल चेंज इन एमिटर करंट। स्मॉल चेंज इन एमिटर बेस वोल्टेज इन, ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं एमिटर बेस वोल्टेज एंड स्मॉल चेंज इन एमिटर करंट, यानी कि इनपुट जंक्शन जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा VEB, ये वही तो है, ये एमिटर बेस वोल्टेज एंड स्मॉल चेंज इन एमिटर करंट। लेकिन यहाँ पर एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जो कलेक्टर वोल्टेज है वो कांस्टेंट, तभी तो मैंने एक ग्राफ पर, इस एक ग्राफ के लिए हमारी जो कलेक्टर वोल्टेज है वो कांस्टेंट है, VC कांस्टेंट है। प्यारे बच्चों अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इतनी वोल्टेज हमने चेंज की है एमिटर बेस वोल्टेज, और हमारा करंट इतना आया है, ज़्यादा है। तो इससे पता हो गया है कि इनपुट जंक्शन रेजिस्टेंस काफ़ी लो होता है। तो 2 पॉइंट्स हमारे बन गए। अच्छा एक चीज़ और देखें, मैं बता रहा था आपको कि ये जो कलेक्टर वोल्टेज है, क्या इसका भी हमारी इनपुट करैक्टरिस्टिक्स पर कोई इफेक्ट है, वो इन ग्राफ से क्लियर हो रहा है। हम देख रहे हैं
एक लाइन ड्रा कर देता हूँ यहाँ से, देखिए इससे आपको क्या पता चलेगा। जैसे हमने इतनी एमिटर बेस वोल्टेज लगाई, जब कलेक्टर वोल्टेज -1 वोल्ट थी तो जो एमिटर करंट था वो देखिए इतना था, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे इतनी वोल्टेज पर ये वाला पॉइंट हो गया। और जब -2 वोल्ट है तो ये वाला ग्राफ है, ये देखिए, तो करंट ये देखिए इतना इतना हो जाएगा, इतना एमिटर करंट हो गया। और जब -3 वोल्ट है तो ये देखिए ये करंट इतना हो गया। यानी कि कलेक्टर वोल्टेज को जैसे जैसे हम मोर नेगेटिव करते जा रहे हैं, एमिटर करंट इंक्रीज होता जा रहा है। यानी कि इस वोल्टेज को ज़्यादा नेगेटिव करने से एमिटर करंट इंक्रीज हो रहा है, ऐसा हमें पता चला है। क्योंकि एमिटर बेस वोल्टेज तो हमने उतना ही रखा है, सिर्फ एमिटर करंट है वो बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे हम कलेक्टर वोल्टेज को मोर नेगेटिव करते जा रहे हैं। उसका आंसर आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, आप देख रहे हैं। और पीएनपी में जो मेजॉरिटी होती है वो किसकी होती है? होल्स की होती है। तो प्यारे बच्चों ये देखिए कि जैसे जैसे हम ज़्यादा वोल्टेज लगाएंगे, कलेक्टर बेस वोल्टेज जितनी ज़्यादा होगी, ज़्यादा नेगेटिव करेंगे तो ये इन होल्स को ज़्यादा तेज़ी से पुल करेंगे, ज़्यादा तेज़ी से खींचेंगे, और खींचेंगे तो फिर हमारा जो एमिटर करंट है वो इंक्रीज होगा। ये मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात कह रहा हूं। यानी कि एज द कलेक्टर वोल्टेज बिकम्स मोर नेगेटिव, द एमिटर करंट इंक्रीजेज मोर रैपिडली ड्यू टू ग्रेटर अट्रैक्शंस ऑफ द होल्स। क्योंकि पीएनपी में क्या है? होल्स ही तो है मेजोरिटी में, तो वो उसकी वजह से। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट हम यही लिखेंगे, एज द कलेक्टर वोल्टेज, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। एक बार एक करैक्टरिस्टिक स्टडी गई तो कर लोगे, समझ जाओगे, तो अगले आप अपने आप मेरे से एडवांस बोलेंगे। यानी कि आपका पूरा आर्टिकल तैयार होगा। 3-4 बातें ही हैं जो मैं फिर बताऊंगा आपको, जिनका आपको सिर्फ ध्यान रखना। अगर इन बातों का ध्यान रख लोगे, जो बहुत ही कम है, तो फिर आप गलती बिल्कुल नहीं करेंगे और पूरे मार्क्स लेंगे अपने एग्जाम्स में। ये देखिए, एज द कलेक्टर voltage becomes more negative, the emitter current, जिसको मैं आई से लिख रहा हूं, emitter current increases more rapidly, और तेजी से बढ़ रहा है। और ये क्यों है? इसका कारण भी है, ड्यू टू ग्रेटर attractions of holes। लेकिन प्यारे बच्चों, आप एक बात बता सकते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ राइज हो सकता है, सर आप ये ट्रांजिस्टर कौन सा ले रहे हो? पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो ड्यू टू ग्रेटर अट्रैक्शंस ऑफ होल्स की बात कर दी। लेकिन अगर एग्जाम में हमें बाउंड कर दिया कि अगर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर की जगह एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तब हम क्या करेंगे? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बातें मैंने आपको बताई हैं, सिर्फ उन्हीं बातों को आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया, तो जैसे ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाएगा तो क्या होगा? ये देखिए, ये एन हो गया और ये पी और ये एन, तो हम क्या करें? हमारा सर्किट बदल जाएगा। हमने बताया था ना कि इनपुट को हम फॉरवर्ड वाइस रखेंगे, तो फिर ये एन है तो इसको किससे जोड़ेंगे? नेगेटिव से, तभी तो फॉरवर्ड वाइस होगा। और ये एन है, ये भी एन पी एन, तो इसको किससे जोड़ेंगे? यहाँ पर एन है और इसे हमें क्या करना है? आउटपुट को हम हमेशा क्या करते हैं? रिवर्स वाइज करते हैं। इसलिए हम इसको किससे जोड़ेंगे? पॉजिटिव से जोड़ेंगे। और एनपीएन में मेजॉरिटी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की होती है। और इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? जब वोल्टेज बढ़ाएंगे ये कलेक्टर बेस वोल्टेज, तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगी, यहाँ पर प्लस प्लस प्लस। और हम यहाँ क्या लिखेंगे? बाकी का ग्राफ के नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ लिखने की बात बदल जाएगी। हम क्या लिखेंगे? एज द कलेक्टर वोल्टेज बिकम्स मोर पॉजिटिव, द एमिटर करंट इंक्रीजेज मोर रैपिडली ड्यू टू ग्रेटर अट्रैक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा ना उसमें, और एनपीएन में क्या होती है? मेजॉरिटी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की होती है। इसलिए प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको लिखना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 3 पॉइंट्स मैंने बताए थे, वही आपने ध्यान रखने हैं। तो इस, और अब देखिए, ये तो हो गई इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स।
और प्यारे बच्चों एक और बात आप देखेंगे कि भाई कॉमन बेस ट्रांजिस्टर सर्किट भी है, कॉमन एमीटर भी है, कॉमन कलेक्टर भी है, तो बहुत इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, आउटपुट भी हैं और बहुत से ग्राफ हो जाएंगे। तो आप ग्राफ कैसे आएंगे इसको भी आप ध्यान रख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली ध्यान रख सकते हो। कैसे? देखिए ये PNP ट्रांजिस्टर में ये जो इनपुट जंक्शन है ये क्या हुआ, हमने इसको फॉरवर्ड बाइस किया हुआ है। जब ये फॉरवर्ड बाइस है तो अपने PN जंक्शन डायोड पिछले वीडियो में पढ़ा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी आती हैं, ऐसे ही तो आती हैं, इस टाइप से आएंगी। ये देखिए ऐसे आएंगे, यानी कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की जो नेचर होगी वो हमेशा इसी टाइप में होगी। इसलिए डरने की और घबराने की कोई बात नहीं है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी ट्रांजिस्टर्स की, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन क्यों ना हो, उसमें इसी टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। अब देख लेते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी आएंगी। आइडिया हो गया होगा। आउटपुट जो है हमारा रिवर्स बाइस है, और जब रिवर्स बाइस होता है तो डायोड में देखी थी ना आपने कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह की आई थी, वो कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से ऐसे आई थी, यानी कि ऐसे करके इस टाइप से आई है। चलिए हम देखते हैं कि ड्रा ऑफ आउटपुट कह दीजिए उसे, या फिर कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्यारे बच्चों ये तो हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है V और I, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। लेकिन हम आउटपुट कर रहे हैं तो हमें अब किसके बीच में ग्राफ खींचना है, कलेक्टर बेस वोल्टेज और कलेक्टर करंट के बीच में ग्राफ खींचना है। और किसको कांस्टेंट रखना है, इनपुट करंट को, यानी कि एमिटर करंट को यहाँ पर हमें कांस्टेंट रखना है। ठीक है, ये बात हमने आपको पहले ही बता दी थी। तो चलिए शुरुआत क्या करेंगे, पहला ही पॉइंट क्या लिखेंगे, ये देखिए पहले की तरह ही कि पहले कुछ एमिटर करंट लेके आ जाते हैं, यानी कि अप्लाई सर्टेन एमिटर बेस वोल्टेज, अप्लाई सर्टेन एमिटर बेस वोल्टेज एंड आप कुछ अप्लाई करेंगे तो कुछ करंट आएगा, उस एमिटर करंट को आप कांस्टेंट रख लीजिए एक ग्राफ के लिए, यानी अप्लाई सर्टेन एमिटर बेस वोल्टेज and keep emitter current constant for one graph। और ये एमीटर मान लो हमने कितना लगाया है, ये आपको ध्यान रखना, मान लो हमने इसको 10 मिली एम्पियर लगाया, कुछ भी ले सकते हैं। ये एक ग्राफ के लिए अब इसे हमें चेंज नहीं करना है। अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, गो ऑन इंक्रीजिंग दी collector base voltage in steps and note down the corresponding value of the collector current, क्योंकि इनके बीच में हमें ग्राफ खींचना है तो हमें इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। यानी नेक्स्ट पॉइंट हम ये लिखेंगे, go on increasing the emitter, ये देखिए increasing the collector base voltage in स्टेप्स में एंड कीप इट कांस्टेंट इन स्टेप्स एंड नोट डाउन, क्या करेंगे हम, एंड नोट डाउन द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ, मेरे साथ साथ नोट्स आप जरूर बनाते रहिएगा। अगर ये नोट्स आपको हैंड रिटन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के और हैंड रिटन नोट्स जो बिल्कुल जो यहाँ लिख रहा हूँ इसी फॉर्मेट में, क्योंकि वही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, वही आपके लिए ज़्यादा काम आएंगे, तो उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख लेना। नोट डाउन दी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ कलेक्टर करंट, इसको फिर क्या करेंगे, एट कॉन्स्टेंट एमिटर करंट, ये कर लिया। फिर हम ग्राफ, जब हमें ये वैल्यूज पता चल जाएंगी तो हम ग्राफ खींच लेंगे। प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन दी कलेक्टर बेस वोल्टेज एंड कलेक्टर करंट, इन दोनों के बीच में अब हमें ग्राफ खींच देना है। ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही लिखेंगे हम लोग, प्लॉट दी ग्राफ, मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आप भी अपनी नोटबुक में वीडियो को स्लो करके बहुत आराम से अपने नोट्स खुद बना सकते हैं। प्लॉट द ग्राफ बिटवीन
collector base voltage and collector current at constant ammeter current. अब देखिए ग्राफ कैसा आएगा वो देखिए, हम क्या कर रहे हैं, हम इधर ले रहे हैं कलेक्टर बेस वोल्टेज, इसे कलेक्टर वोल्टेज भी कह देते हैं, कलेक्टर बेस वोल्टेज, और इधर हम क्या ले रहे हैं, कलेक्टर करंट ले रहे हैं। द नेचर ऑफ द ग्राफ, ये ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, मैंने बताया था आपको। और यहाँ पर हमने एमीटर करंट कितना रखा है, ये रखा है हमने 10 मिली एम्पियर। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि क्योंकि आउटपुट जो है हमारा वो रिवर्स वाइज है, और रिवर्स वाइज का ऐसे ही ग्राफ आता है, तो एक ग्राफ हमारे पास आ गया है। अब हम चाहते हैं कि कुछ और ग्राफ भी हैं अपलोड कर लें, ताकि हम ये देख सकें कि ये जो हमारा एमीटर करंट है, क्या इसका भी हमारी आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स जो हैं उन पर कोई इफेक्ट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ प्लॉट ए नंबर ऑफ सच ग्राफ्स। एमीटर करंट को आप थोड़ा चेंज कर लीजिए, 10 की बजाय आप 20 मिली एम्पियर कर लीजिए, और फिर उसे कांस्टेंट रखिए, और धीरे धीरे फिर इसको बढ़ाइए और इसको नोट करते जाइए, और एक ग्राफ और खींच लीजिए। ऐसे जितने मर्जी ग्राफ आप खींच सकते हैं। ये देखिए, प्लॉट ए नंबर ऑफ सच ग्राफ्स। ये देखिए, ए नंबर, अब की बार हमने 20 मिली एम्पियर करंट कर लिया। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फोर्थ पॉइंट हम यही लिखेंगे, प्लॉट ए नंबर ऑफ सच ग्राफ्स बाय चेंजिंग द एमीटर करंट। ये देखिए, प्लॉट ए नंबर ऑफ सच ग्राफ्स बाय चेंजिंग द एमीटर करंट। और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, द नेचर ऑफ द ग्राफ्स इज एज सोन, ये लिख देंगे। उसके बाद इन ग्राफ्स के बारे में कुछ बातें भी लिखते हैं, हम इसमें नोट कर रहे हैं। वो देखिए, पहला ही पॉइंट, पहले किसी एक ग्राफ की बात कर लीजिए। जैसे यहाँ पर एमीटर करंट को कांस्टेंट रखा हुआ है, और हम धीरे धीरे क्या है, कलेक्टर बेस वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, इसको कांस्टेंट रखते हुए। तो पहले तो ये देखिए, कलेक्टर करंट इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ जाके फिर वो कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद वो बढ़ना ही बंद हो जाता है। इसलिए तो पहला ही पॉइंट, हम किसी एक ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं फॉर गिवन एमीटर करंट, मैं वही लिख रहा हूं, द कलेक्टर करंट इंक्रीज। ये देखिए, थोड़ा सा इंक्रीज होता है, द कलेक्टर करंट इंक्रीजेस with increasing the collector base voltage and becomes, फिर क्या होता है, शुरू में थोड़ा बढ़ता है, and becomes सैचुरेटेड कह सकते हैं, और मैक्सिमम, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैक्सिमम हो, उसके बाद बढ़ना ही बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम वोल्टेज तो बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन करंट बढ़ना जो है वो बंद हो गया है। इसका मतलब सीधा सा है कि आउटपुट जो जंक्शन है, उसका जो जंक्शन रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, वो हाई है। ये देखिए, दिस शोज द हाई जंक्शन रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। और प्यारे बच्चों, चलिए, ये तो एक ग्राफ के बारे में आपने यहाँ देखा। अब आउटपुट जो जंक्शन रेजिस्टेंस है, जिसको हम हाई कह रहे हैं, वो कितना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन पर कोई 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, और पहले की तरह ही दोनों ही एक्सिस के ऊपर जो है आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिएगा, इस तरह से। ये देखिए, और यहाँ से ये देखिए, इससे आपको ये पता चल गया कि जब हमने इतनी वोल्टेज लगाई, यानी कि कलेक्टर बेस वोल्टेज जब हमने इतना चेंज किया, तो जो कलेक्टर करंट चेंज हुआ वो इतना था। ये देखिए, इतना था, यानी कि ये है स्मॉल चेंज इन कलेक्टर करंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हम यही लिखेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दैट इज इक्वल टू द
आउटपुट जंक्शन रेजिस्टेंस, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि द आउटपुट जंक्शन रेजिस्टेंस, आउटपुट जंक्शन रेजिस्टेंस is defined as the ratio of the small change in collector base voltage and small change in collector current, like this. ये आउटपुट जंक्शन रेजिस्टेंस है और इसको हम कहेंगे स्मॉल चेंज इन कलेक्टर बेस वोल्टेज एंड स्मॉल चेंज इन कलेक्टर करंट एट कांस्टेंट एमीटर करंट। आई क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा कलेक्टर बेस वोल्टेज को हमने चेंज किया, लेकिन करंट जो कलेक्टर करंट आया वो बहुत ही कम आया। इससे सीधा पता चल रहा है कि आउटपुट जंक्शन रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आउटपुट जंक्शन रेजिस्टेंस क्या है, ये इसको हमने रिवर्स बाइस किया हुआ है, और जब ये रिवर्स बाइस होता है तो जंक्शन रेजिस्टेंस ज़्यादा ही होता है। तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा, एक पॉइंट और हम देखना चाहते हैं, क्या कि भाई एमीटर करंट को चेंज करने से कलेक्टर करंट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सीधी सी बात, आप देखिए, जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, क्योंकि बेस तो बहुत ही नेरो होता है, बहुत ही स्मॉल पोर्शन जो है बेस में जाता है। ज़्यादातर जो है जो करंट है वो कलेक्टर के रूप में ही होता है। यानी कि उस पॉइंट को आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये देखिए, मान लो मैंने इतनी जो है कलेक्टर बेस वोल्टेज अप्लाई कर रखी है, तो जब एमीटर करंट 10 एम्पियर था तो हमारा, ये देखिए इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा जो कलेक्टर करंट इतना था, इतना, और जब हमने एमीटर करंट इंक्रीज करके इतना कर दिया तो हमारा कलेक्टर करंट हो गया इतना। इसका मतलब जैसे जैसे एमीटर करंट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारा कलेक्टर करंट भी बढ़ रहा है। ये आगे चल के हमारे बहुत काम आने वाले हैं जब हम ट्रांजिस्टर को किसी डिवाइस में यूज करेंगे। तो इन करैक्टरिस्टिक्स का ही तो यूज करेंगे, चाहे वो एम्पलीफायर होगा, ऑसिलेटर होगा, जिसको हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, उनमें इन करैक्टरिस्टिक्स को हम यूज करेंगे। यानी नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या पता चला, नेक्स्ट पॉइंट आपको यही लिखना है कि एज द एमीटर करंट इंक्रीजेज द कलेक्टर करंट आल्सो इंक्रीजेज। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने कॉमन बेस ट्रांजिस्टर करैक्टरिस्टिक्स स्टडी कर ली है। अब जरूरी नहीं कि भाई कॉमन बेस ही हो, अगर ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें भी हमें इनपुट और आउटपुट स्टडी करनी है। कॉमन कलेक्टर करेंगे तो उसमें भी कर लेंगे, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं वो यही हैं। देखिए, मेन पॉइंट्स क्या है इसमें, एक तो आपको क्या है कि जब कॉमन एमीटर, जैसा कि मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे करेंगे, तो इनपुट जो करैक्टरिस्टिक्स होंगी वो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में ग्राफ होंगी और आउटपुट वोल्टेज को हम कांस्टेंट रखेंगे। नंबर 2, दूसरा पॉइंट ये है कि इनपुट जंक्शन डायोड को हम हमेशा फॉरवर्ड बाइस करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये पीएनपी है या एनपीएन, और आउटपुट जंक्शन को हम हमेशा रिवर्स बाइस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम इनपुट करैक्टरिस्टिक स्टडी कर रहे होंगे तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में ग्राफ खींचेंगे और आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे, और जब हम आउटपुट करैक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे तो हम इनपुट करंट को कांस्टेंट रखेंगे। और चौथी और इंपॉर्टेंट पॉइंट थी ग्राफ कैसे आएंगे, क्योंकि इनपुट जंक्शन डायोड हमारा फॉरवर्ड बाइस होता है इसलिए वो ग्राफ इस टाइप के आएंगे, और आउटपुट करैक्टरिस्टिक क्योंकि वो रिवर्स बाइस होती है उसका ग्राफ इस टाइप से आएगा। इन बातों, इन 4 बातों का आप ये ध्यान रखना है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, हम कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर करैक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे और आप मेरे साथ साथ बोलते जाएंगे एडवांस में इन 4 बातों को ध्यान में रखते हुए। चलिए स्टडी करते हैं कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर करैक्टरिस्टिक्स। हमने कॉमन बेस ट्रांजिस्टर सर्किट की करैक्टरिस्टिक स्टडी करने के लिए किए थे वही पॉइंट्स, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर करैक्टरिस्टिक्स। बिल्कुल वही स्टेप। सबसे पहले हमने क्या किया था, भी कॉमन एमीटर, वहां हमने कॉमन बेस लिया था, यहां पर हम कॉमन एमीटर लेंगे। चलिए, ये है हमारा ट्रांजिस्टर
और जिस टर्मिनल को हमें कॉमन करना होता है उसको नीचे की तरफ कर दीजिए। कॉमन कलेक्टर की बात आए तब भी आप ऐसे ही करना। जैसे ये देखिए जो एमीटर है वो हम नीचे की तरफ ले लिया है, ये है, इसको आप ऐसे लिखेंगे। और ये है हमारा इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर। आप मेरे साथ साथ डायग्राम बनाते रहिए। ये देखिए ये हम कौन सा ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी। ये एमीटर है, ये हमारा बेस है और ये कलेक्टर है। क्योंकि हमें एमीटर को कॉमन करना है इसलिए हम नीचे की तरफ कर दिया है। तो अब यहाँ पर हम जो ग्राफ खींचेंगे, यहाँ पर भी दो करैक्टरिस्टिक्स हमें लेनी होंगी, इनपुट करैक्टरिस्टिक्स भी और फिर आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स भी। तो सबसे पहले हम इनपुट करैक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो इसे हम इनपुट करैक्टरिस्टिक्स कहें या फिर इनपुट में क्या है, बेस, इसे हम बेस करैक्टरिस्टिक्स भी कह सकेंगे। यानी कि यहाँ पर हमें दो करैक्टरिस्टिक स्टडी करनी पड़ेंगी, एक होंगी इनपुट और इसे हम बेस करैक्टरिस्टिक्स भी कहेंगे, बेस। और प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि किस किस के बीच में ये ग्राफ होने वाला है। ये होगा बेस एमीटर वोल्टेज और बेस करंट के बीच में ग्राफ। और कांस्टेंट किसे रखेंगे, मैंने क्या बताया था, जब इनपुट करैक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं तो हमें आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखना होता है। और आउटपुट क्या है, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। तो चलिए इसको हम क्या लिखेंगे कि इट इज द ग्राफ बिटवीन एमीटर बेस वोल्टेज एंड बेस करंट एट कांस्टेंट हमें कलेक्टर आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है, यानी कि कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। चलिए ये तो इनपुट करैक्टरिस्टिक्स की बात हो गई। अब हम बात कर लेंगे आउटपुट। और आउटपुट में क्या है, आउटपुट में तो कलेक्टर है, आप देखिए ये तो कलेक्टर है, ये कलेक्टर है आउटपुट। तो हम यहाँ कलेक्टर भी कह सकेंगे, कलेक्टर करैक्टरिस्टिक्स। ये किस किस के बीच में ग्राफ होगा, ये कलेक्टर एमीटर वोल्टेज और कलेक्टर करंट के बीच में ग्राफ। और किसको कांस्टेंट रखेंगे, इनपुट करंट। और इनपुट करंट कौन सा होगा, बेस करंट। यानी कि आप लिखेंगे इट इज द ग्राफ बिटवीन कलेक्टर एमीटर वोल्टेज एंड कलेक्टर करंट एट कांस्टेंट बेस करंट। तो प्यारे बच्चों आपको ये तो पता चल गया है कि ये ग्राफ हमें किन किन के बीच में खींचना है। अब कैसे खींचना है, यहाँ पर भी हम उन्हीं स्टेप्स को लेंगे जो हमने कॉमन बेस ट्रांजिस्टर सर्किट की जो है या कॉन्फ़िगरेशन की जो करैक्टरिस्टिक्स स्टडी की थी। चलिए देखते हैं। ड्रा ऑफ इनपुट करैक्टरिस्टिक्स। तो कौन कौन से स्टेप्स लेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। और सर्किट डायग्राम बनाना आपको आता है। चलिए क्योंकि हमें बेस करंट की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए यहाँ पर हम एक एमीटर लगा देते हैं। दिस इज़ द एमीटर जो हमें क्या देगा, बेस करंट देगा। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हमें वोल्टेज को चेंज करना होगा इसलिए हम यहाँ पर एक वोल्टेज को चेंज करने के लिए रियोस्टेट लगा देते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और ये देखिए अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ वोल्टेज लगाने जा रहे हैं। लेकिन ये देखिए ये इस ट्रांजिस्टर का इनपुट जंक्शन है तो इसे हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड बाइस करेंगे। क्योंकि इनपुट को हम हमेशा ही तो फॉरवर्ड बाइस रखते हैं। तो फिर इसको फॉरवर्ड बाइस करने के लिए ये एन टर्मिनल है तो एन को किससे जोड़ेंगे, नेगेटिव से जोड़ेंगे। बिल्कुल सही। जैसे जैसे कुछ पॉइंट्स मैंने बताए थे उन्हीं पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो कोई गलती नहीं होगी, पूरी स्कोरिंग कर पाएंगे। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसे हम बेस सोर्स वोल्टेज कहेंगे। अब देखिए डायग्राम बन जाएगा, आपको सर्किट डायग्राम यहाँ बन रहा है।
की लगा दीजिए। ये देखिए, अब एमीटर बेस वोल्टेज को चेक करने के लिए, नोट करने के लिए भी हमें हमने जो है एमीटर या बेस वोल्टेज के लिए एक वोल्टमीटर लगा दिया है। अब देखिए, जब हम आउटपुट करैक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे तो हमें आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट की वैल्यूज भी चाहिएंगी। तो उसके लिए फिर हमें ये देखिए, ये हमारे पास जो है कलेक्टर करंट देगी, ये एमीटर लगा हुआ है। ये देखिए, मेरे साथ साथ डायग्राम बना लीजिए। और ये रियोस्टेट है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए, इस तरीके से आप बना लीजिए डायग्राम साथ साथ। अब क्योंकि हम जब भी ट्रांजिस्टर की जो आउटपुट जंक्शन है उसे हम हमेशा रिवर्स बायस रखते हैं, ताकि जो लास्ट में जो है या आउटपुट में जो है जंक्शन रेजिस्टेंस ज़्यादा रहे। तो चलिए, इसको हमें रिवर्स बायस करना है। अब ये कौन सा ट्रांजिस्टर लिया हमने? PNP। तो यहाँ कौन सा टर्मिनल है? P। तो यहाँ पर अब हम किससे जोड़ें? क्योंकि इसे रिवर्स बायस करना है इसलिए नेगेटिव से जोड़ेंगे। तो हमने नेगेटिव से जोड़ दिया है। ये देखिए, आप इस तरीके से डायग्राम, सर्किट डायग्राम आप बनाते चले जाएंगे। तो ये देखिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये देखिए, यहाँ पर हम एक की भी लगा देते हैं। ये है कलेक्टर सोर्स वोल्टेज। और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को नोट करने के लिए कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, ये देखिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप सर्किट डायग्राम आपका पूरा हो गया। तो एक एक करके आप पॉइंट्स लिखेंगे, क्योंकि अब सबसे पहले हम इनपुट करैक्टरिस्टिक्स ड्रा कर रहे हैं। तो हमें एमीटर बेस वोल्टेज और एमीटर बेस करंट के बीच में ग्राफ खींचना है और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है। तो पहला स्टेप क्या लिखेंगे आप कि अप्लाई सर्टेन कलेक्टर एमीटर वोल्टेज से आप लिख लीजिएगा साथ साथ। मैंने पहले ही बताया, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लीजिए। वीडियो को स्लो करके नोट्स बना लीजिए, नहीं नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। अप्लाई सर्टेन कलेक्टर एमीटर वोल्टेज से, मान लो हम इसको, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पर, तो जो भी वोल्टेज लगाएंगे वो माइनस में लगेगा। मान लो ये पहले की तरह ही -1 वोल्ट है। एंड कीप इट कांस्टेंट फॉर 1 ग्राफ। नाउ go on increasing the emitter base voltage in steps and note down the corresponding value of the base current. Plot a graph between the base emitter voltage and base current at constant collector emitter voltage. The nature of the graph is as shown. जो ग्राफ आएगा हमारा वो देख लीजिए कैसा आएगा। प्यारे बच्चों, ये देखिए, इधर हम क्या ले रहे हैं? बेस एमीटर बेस वोल्टेज, जबकि हम इधर ले रहे हैं बेस करंट। और जो ग्राफ आएगा हमारा वो देख लीजिए किस टाइप का आएगा। ये ग्राफ है, ये किस पर है? ये है जब हमने कलेक्टर वोल्टेज जो है वो -1 वोल्ट रखा है, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। एक ग्राफ हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे कि धीरे जो हमारी कलेक्टर एमीटर वोल्टेज है इसको थोड़ा चेंज कर देंगे, यानी कि -1 के बजाय आपकी बार हमने 2 वोल्ट कर देंगे, जो कि कितना हो जाएगा? -2 वोल्ट। और फिर उसे कांस्टेंट रखेंगे और फिर धीरे धीरे एमीटर बेस वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे और जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी बेस करंट की वो नोट कर लेंगे। यानी दूसरा पॉइंट आप क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर कि प्लॉट ए नंबर ऑफ सच ग्राफ्स बाय चेंजिंग द कलेक्टर वोल्टेज। ये दूसरा स्टेप लिख देंगे, प्लॉट ए नंबर ऑफ सच ग्राफ बाय चेंजिंग द कलेक्टर वोल्टेज, ये लिख दिया। थर्ड पॉइंट्स, ये करने के बाद प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस ग्राफ के बारे में 3 बातें कम से कम आप बता देंगे। वो कैसे आएंगे? आप लिखेंगे वी नोट दैट। ये मैं लिख नहीं रहा हूं, आप खुद नोट्स बनाएं अपने। वी नोट दैट नंबर 1, पहला पॉइंट हम क्या लिख रहे हैं? एक ग्राफ की हम बात करेंगे। फॉर गिवन कलेक्टर वोल्टेज एज द एमीटर बेस वोल्टेज इंक्रीजेस, इधर हम क्या ले रहे हैं? बेस एमीटर वोल्टेज। द बेस करंट इंक्रीजेस
नॉन लीनियरली। जैसे जैसे इसको बढ़ा रहे हैं बेस करंट भी इंक्रीज हो रहा है नॉन लीनियरली। दिस शोज द लो जंक्शन रेजिस्टेंस, यानी कि नेक्स्ट पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि फॉर गिवन, इस तरह से लिखेंगे आप, फॉर गिवन कलेक्टर वोल्टेज as the emitter base voltage increases the base current increases non linearly, this shows the low junction resistance, ऐसा आप लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब मैंने बताया था कि जो लो जंक्शन रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई दो पॉइंट्स ले लेंगे यहां पर एक ही ग्राफ के ऊपर और उनसे दोनों ही एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे लाइक दिस। इस तरह से आप परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे एक ही ग्राफ के। तो ये देखिए ये क्या है, ये है स्मॉल चेंज इन एमीटर बेस वोल्टेज, और इधर आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये है स्मॉल चेंज इन बेस करंट। और ये कांस्टेंट किसको रखा हुआ हमने, कलेक्टर वोल्टेज या कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को कांस्टेंट रखा है। यानी कि दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि इनपुट जंक्शन रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन एमीटर बेस वोल्टेज एंड स्मॉल चेंज इन बेस करंट एट कांस्टेंट कलेक्टर वोल्टेज। और यहां से स्पष्ट है कि हमने बेस एमीटर वोल्टेज को तो कम चेंज किया लेकिन बेस करंट ज्यादा आया, इसका मतलब है कि जंक्शन रेजिस्टेंस काफी लो है। दिस शोज द लो जंक्शन रेजिस्टेंस। प्यारे बच्चों तीसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे यहां पर, हमने आपको बताया था हम देखना चाहते हैं कि भाई जब कलेक्टर वोल्टेज को जैसे जैसे हम नेगेटिव करते जा रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये -1 वोल्ट है, -2 वोल्ट है, ये देखिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई एक पॉइंट ले लिया हमने यहाँ से, ये देखिए यहाँ से। अब देखिए मैंने एमीटर बेस वोल्टेज तो इतनी ही लगाई है, जब ये -1 वोल्ट है तो हमारा करंट कितना है यहाँ पर, ये देखिए इसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट आप देखेंगे तो ये आ गया है, इतना बेस करंट है। और जब मैंने इतनी ही एमीटर बेस वोल्टेज पर इसको -2 वोल्ट कर दिया था तब करंट कितना है, वो देखिए इसके कोरस्पॉन्डिंग वो इतना हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे कलेक्टर वोल्टेज को हम मोर नेगेटिव करते जा रहे हैं तो बेस करंट मोर रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है, जैसा मैंने बताया था आपको, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, पीएनपी, और पीएनपी में मेजॉरिटी किसकी है, होल्स की। तो जैसे जैसे मोर नेगेटिव कर रहे हैं कलेक्टर मीटर वोल्टेज को तो बेस, ये देखिए बेस करंट इंक्रीजेज मोर रैपिडली ड्यू टू ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ द होल्स। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होता तो हमारा सर्किट भी बदल गया होता। जब ये एन होता, यहाँ पी होता ना, तो पी होता तो इसको हम फॉरवर्ड वाइज करते इसको प्लस से कनेक्ट करते, और ये एन है, एन होता अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर लेते, और एन होता तो यहाँ पर इसको किससे करते, हम प्लस से करते, क्योंकि हम उसे रिवर्स वाइज करना चाहते थे, उल्टा करना चाह रहे हैं। और फिर हम फिर यहाँ क्या आ जाता, प्लस आ जाता बेटे, इस तरीके से। और फिर हम क्या कहते हैं कि एज दी कलेक्टर वोल्टेज बिकम्स मोर पॉजिटिव द बेस करंट इंक्रीजेज मोर रैपिडली ड्यू टू ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन्स। प्यारे बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखना आप कि आपके एग्जाम्स में कहीं ऐसा तो नहीं है कि शर्त लगा दी है कि एनपीएन कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर सर्किट की करैक्टरिस्टिक स्टडी करें। ड्रा दी एनपीएन कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर करैक्टरिस्टिक्स। जितना मुश्किल पेपर बनाना होता है उतनी ही वो कंडीशंस डाल देते हैं, अदरवाइज तो सिंपल बात भी पूछ सकते हैं कि ड्रा दी कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर करैक्टरिस्टिक्स। और उस केस में आप जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर भी ले सकते हैं और एनपीएन भी ले सकते हैं, लेकिन कोई अंतर नहीं है, बस जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। ड्रा ऑफ आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स। प्यारे बच्चों अगर आपने पॉइंट्स समझ रखे हैं तो आउटपुट जो करैक्टरिस्टिक्स है उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए। आउटपुट करैक्टरिस्टिक
कहिए या फिर कलेक्टर करैक्टरिस्टिक्स भी आप कह सकते हैं। इट इज द ग्राफ बिटवीन द कलेक्टर एमिटर वोल्टेज एंड द कलेक्टर करंट एट कांस्टेंट। मैंने कहा था ना कि जब आउटपुट करैक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे तो इनपुट करंट को कांस्टेंट रखेंगे, बिल्कुल। तो फिर इसके और इसके बीच में ग्राफ खींचना है, इसको कांस्टेंट रखना है, कोई बात नहीं। शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे, क्योंकि हमें बेस करंट को कांस्टेंट रखना, तो बेस करंट कुछ होगा तो ही तो रखे ना कांस्टेंट। तो क्या करेंगे, अप्लाई सर्टेन बेस एमीटर वोल्टेज एंड कीप द बेस करंट कांस्टेंट फॉर वन ग्राफ। पहला पॉइंट हो गया हमारा। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट। नाउ इसको कांस्टेंट रख लिया, से मान लो हमने बेस करंट कितना रखा है, वो देखिए बेस करंट बहुत ही कम होता है, तो मान लो हम इसको 10 माइक्रो एम्पियर, बहुत ही कम कर लिया। अब गो ऑन इंक्रीजिंग, सेकंड स्टेप लिख रहे हैं अब हम यहां पर, गो ऑन इंक्रीजिंग द कलेक्टर एमीटर वोल्टेज इन स्टेप्स एंड नोट डाउन द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द कलेक्टर करंट। प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द collector emitter voltage and collector current at constant base current. The nature of the graph is as shown. ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, ये देखिए। The nature of the graph is as shown. इधर हम क्या ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं हम कलेक्टर एमिटर वोल्टेज और ये क्या है, कलेक्टर करंट। और जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। ये था हमारा जब हमने बेस करंट 10 माइक्रो एम्पीयर मान लो रखा था, और अगर हम बेस करंट को थोड़ा बढ़ा देते हैं तो फिर ये 20 माइक्रो एम्पीयर। ये थोड़ा एक ऑर्डर में ध्यान रखना है। वैसे तो जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे और भी अगर हम बढ़ाएं तो ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। ये बेस करंट मान लो ये 30 माइक्रो एम्पीयर है। तो प्यारे बच्चों, पहले हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, फिर हमने क्या किया, नाउ प्लॉट ए। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे, देखिए ये मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि जब हमने कॉमन बेस ट्रांजिस्टर करैक्टरिस्टिक स्टडी की थी तो वहाँ सारे पॉइंट्स बहुत डिटेल में लिखे थे। उसी टाइप से आप लिखिए, मैं बोल रहा हूँ वही आप लिख लीजिए। नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर आपको हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करने होंगे, और वो नोट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। एक बार आप नोट्स डाउनलोड करके ज़रूर देखिएगा। ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या लिख रहे हैं कि एज दी, देखिए बेटे, अब हम पॉइंट्स में प्लॉट ए, अब यहां क्या लिखेंगे, प्लॉट ए नंबर ऑफ सच ग्राफ्स बाय चेंजिंग द बेस करंट। द नेचर ऑफ द ग्राफ्स इज एज शोन। अब इन ग्राफ्स के बारे में कुछ पॉइंट्स, 3 पॉइंट लिखने हमें, वो और लिख देते हैं। नोट दैट, चलिए एक एक नंबर से शुरू करते हैं। सबसे पहले, फॉर गिवन बेस करंट एज द कलेक्टर एमीटर वोल्टेज इंक्रीजेज द कलेक्टर करंट आल्सो इंक्रीज। ये देखिए बढ़ रहा है, एंड बिकम सेचुरेटेड, फिर मैक्सिमम हो जाता है, यानी उसके आगे बढ़ना बंद हो जाता है। एज द फॉर गिवन बेस करंट एज दिस कलेक्टर एमीटर वोल्टेज इंक्रीजेज द कलेक्टर करंट आल्सो इंक्रीजेज एंड देन बिकम्स सेचुरेटेड और मैक्सिमम। दिस शोज द लो हाई जंक्शन रेजिस्टेंस। लो नहीं है यहाँ पर, हाई जंक्शन रेजिस्टेंस। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए बेटे, अगर हम आउटपुट जंक्शन रेजिस्टेंस जिसको हम हाई कह रहे हैं वो उसको डिफाइन करना हो तो इन पर कोई 2 पॉइंट्स ले लीजिए पहले की तरह एक ही ग्राफ पर, क्योंकि एक ग्राफ में बेस करंट जो है वो कांस्टेंट है, लाइक दिस। और दोनों ही एक्सिस के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। इससे आपके यहाँ पर जो पाथ पता चलेगी ये है कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, और इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इधर, ये क्या है, इट इज़ द स्मॉल चेंज इन बेस करंट, इस तरीके से। और मैं क्या लिखूंगा कि आउटपुट जंक्शन रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्मॉल चेंज इन कलेक्टर, स्मॉल चेंज इन कलेक्टर एमिटर वोल्टेज एंड स्मॉल चेंज इन, ये देखिए स्मॉल चेंज इन, ये बेस नहीं है, ये कलेक्टर करंट है, स्मॉल चेंज इन कलेक्टर करंट एट कांस्टेंट बेस करंट, यानी कि यहां पर बेस करंट कांस्टेंट। यहां से स्पष्ट हो रहा है कि वोल्टेज तो हम बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं लेकिन करंट इतना ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब ये कम चेंज हो रहा है। ऐसा कब होता है, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। तो दिस शोज दी हाई आउटपुट जंक्शन रेजिस्टेंस। और प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट पॉइंट एक और हमने यहाँ देखा
कि ये जो करंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, कि जब हम बेस करंट को बढ़ाते हैं तो भी कलेक्टर करंट बढ़ता है। ये देखिए, ये बेस करंट है और ये हमारा कलेक्टर करंट है IC, ये बेस करंट। वो इससे इसका पर एक ग्राफ ले लीजिए यहाँ से। इतना हमने क्या लगाया है, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज हमने इतनी लगाई। जब बेस करंट 10 मिली माइक्रो एम्पियर था तो ये देखिए करंट कितना था, कलेक्टर करंट कितना था हमारा, इतना था। ये देखिए इतना ही तो था। और जब इसको हमने 20 किया तो ये इतना हो गया, और 30 किया तो ये इतना हो गया। यानी कि जैसे जैसे हमने बेस करंट को इंक्रीज किया, कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होता चला गया, हो रहा है। यानी कि बेस करंट बढ़ेगा तो फिर कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा। यही तो हमने यहाँ करैक्टरिस्टिक्स में स्टडी किया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन्हीं करैक्टरिस्टिक्स को हमने आगे चल के जो डिवाइसेस में यूज़ करेंगे, एम्पलीफायर और ऑसिलेटर्स के अंदर, उनमें भी इन्हीं करैक्टरिस्टिक्स को यूज़ करेंगे। आपको एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है कि ड्रा दी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, या फिर ड्रा दी कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, या फिर ड्रा दी कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर करैक्टरिस्टिक्स। तो आपको ऐसे करनी है। दोनों ही सभी केसेज में आपको इनपुट और आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स सेपरेटली जो है ड्रा करनी है इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि एज द बेस करंट इंक्रीजेज द कलेक्टर करंट आल्सो इंक्रीजेज। तो प्यारे बच्चों, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, ये हमने कॉमन एमीटर करैक्टरिस्टिक्स ड्रा की, इनपुट भी और आउटपुट भी। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे भी कॉमन कलेक्टर, तो क्योंकि कलेक्टर कॉमन करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। कलेक्टर यहाँ आ जाएगा, एमीटर यहाँ हो जाएगा, बेस फिर भी इनपुट में ही रहेगा। यानी कि मेन करैक्टरिस्टिक्स में बहुत कोई ज़्यादा बदलाव आने वाला नहीं है। इसलिए ट्रांजिस्टर कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर करैक्टरिस्टिक्स भी ऐसी ही आएंगी जैसे कि कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर करैक्टरिस्टिक्स थी। और प्यारे बच्चों, 4 बातों का आपको ध्यान रखना है। कोई सी भी कॉन्फ़िगरेशन क्यों ना हो, कोई गलती नहीं करेंगे। PNP हो, NPN हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 बातें रखनी है। सबसे पहले जो वो कॉन्फ़िगरेशन कह रहा है, जैसे कॉमन बेस कह रहा है तो बेस को नीचे कर दीजिए और सर्किट डायग्राम बना दीजिए। कॉमन एमीटर कह रहा है तो एमीटर नीचे कर दीजिए और इस टाइप से सर्किट बना दीजिए, बस सर्किट। कॉमन कलेक्टर कह रहा है तो कॉमन कलेक्टर को नीचे करके और इस तरह से आप सर्किट। ध्यान किस चीज़ का रखना है, फिर सुन लीजिए। एमीटर को आप हमेशा फॉरवर्ड वाइज रखेंगे और आउटपुट को हमेशा रिवर्स वाइज रखेंगे, हमेशा। दूसरा पॉइंट ये है कि जब इनपुट करैक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में ग्राफ खींचेंगे और आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे। तीसरा पॉइंट, जब आउटपुट करैक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में ग्राफ खींचेंगे और इनपुट करंट को कांस्टेंट रखेंगे। ध्यान रखने की बात है, इनपुट करंट को कांस्टेंट रखेंगे। और ग्राफ्स के बारे में भी प्यारे बच्चों, जब इनपुट करैक्टरिस्टिक्स के ग्राफ आपने देखे थे सारे इस तरह से आए थे, क्योंकि इनपुट जंक्शन हमारा फॉरवर्ड वाइज रहता है और आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स चाहे कोई सी भी कॉन्फ़िगरेशन क्यों ना हो, हमेशा ग्राफ कुछ इस तरीके से आते हैं, क्योंकि आउटपुट जो है वो रिवर्स वाइज रहता है। और प्यारे बच्चों, ऐसे ग्राफ खींचिए और हर ग्राफ के बारे में 2-3 बातें लिख दीजिएगा और बहुत अच्छी तरीके से सुंदर सा डायग्राम बनाइए, अच्छे अच्छे कर्व कीजिए। और कुछ भी आपसे पूछें तो आप इस तरह से अपने एग्जाम्स में लिख दीजिए। सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा लिखिए। मार्क्स में एग्जाम्स जो होते हैं उसमें सिर्फ मेहनत करना ही नहीं होता है, लिखना ही नहीं होता, सब लिख के आते हैं, लेकिन नंबर में बहुत अंतर होता है। किसी के बहुत ही कम मार्क्स आते हैं और कोई हाईएस्ट मार्क्स लेता है। प्यारे बच्चों, हम चाहते हैं कि आप पूरे मार्क्स लें, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लें, रट्टे नहीं। मेहनत भी आपको बहुत ज़्यादा शायद ना करनी पड़े, लेकिन नंबर आपके ज़्यादा आएँ। हर आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में और आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी आपकी हाई स्कोरिंग हो, आपका अच्छी जगह सिलेक्शन हो, यही मेरी एम्बिशंस हैं। और इसीलिए हर पॉइंट्स को, जितने भी आपके फिजिक्स के पॉइंट्स हैं और आपकी कुछ नेगेटिविटी भी आपके अंदर आती है, मान लो कोई चीज़ आपकी तैयारी नहीं हो रही है, किसी तरीके से कोई परेशानी आपको है किसी चीज़ को समझने में, तो वो भी आप कमेंट्स में जाके ज़रूर बताएं। कौन सा टॉपिक आपको पहली ज़रूरत है किसी यूनिट को, मैं उसको भी अपलोड करूंगा और आपको समय समय पर आपके एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करने के लिए मोटिवेट भी करता रहूँगा। और आपको कंप्लीट फिजिक्स जो है यहाँ मिलने वाली है, कंप्लीट मोटिवेशन यहाँ मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इसलिए इसे हबी
जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं जानता हूं कि बहुत से बच्चे जो है सोचते हैं क्या ज़रूरत है सब्सक्राइब करने की। प्यारे बच्चों, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगले जो वीडियोज़ होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर नहीं मिल पाता है और आपके विचार भी हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे क्या होता है कि क्वालिटी को मेंटेन करने में आपके सजेशंस जो इम्प्रूवमेंट कर सकते थे वो नहीं हो पाता है। तो आप प्यारे बच्चों ऐसा सभी स्टूडेंट्स कर ले जिन्होंने भी इस लेक्चर को वीडियो को देखा है और उनको समझ में आया है, और अगर बहुत अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है तो आगे भी शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा, उसमें हम लोग स्टडी करेंगे ट्रांजिस्टर के जो पैरामीटर्स हैं, चाहे वो कॉमन बेस हैं, कॉमन एमीटर है, कॉमन कलेक्टर है, जिसे हम गेन्स भी कहते हैं, जिसे हम ट्रांजिस्टर कांस्टेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।